अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13, ये लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को सीखना है। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं इंट्रोडक्शन की एडिंग से। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम है क्या जो जर्म्स हैं, जो इन्वेडर्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, उनको आपकी बॉडी में इंटर होने से रोका जाए। जो आपकी हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वहाँ तक जर्म पहुँचे ही नहीं। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम है। हमारी बॉडी की जनरल हम बात करें तो दो सर्फेसेस हैं जो एक्सपोज्ड हैं इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में है, जहाँ चांसेस हैं कि जहाँ से और जो माइक्रोब्स हैं वो हमारी बॉडी में इंटर हो सके, तो वहाँ पर प्रोटेक्शन होनी चाहिए ना। तो देखते हैं उस तरह वो प्रोटेक्शन किस तरह से है। लेकिन पहले दो सर्फेसेस का जिक्र हो जाए। एक हमारी स्किन जो है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में है। इसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की और रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो एक हो गया, यानी ये एक पार्ट हो गया कलेक्टिवली, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम, बात तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स की हो रही है। तो एक तरफ हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन्स और दूसरा फिर स्किन। तो ये दो जनरल सर्फेसेस जो हमारी बॉडी की इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में एक्सपोज हैं। अब म्यूकस मेम्ब्रेन ये अब यूँ देख लें कि अगर ये पाइप है, मिसाल के तौर पे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक का कोई पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई ट्रैक है, तो स्टूडेंट्स जो इसकी इनर लेयर है ना, उसको इनर लाइनिंग या अंदर से इनर लाइनिंग, वहाँ पे जो मेम्ब्रेन है दैट इज़ द म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ये सिक्रीटरी मेम्ब्रेन है, इसमें ग्लैंड्स होते हैं आमतौर पे, उसमें इसका नाम चूँकि म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस ग्लैंड की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन है। और भी ग्लैंडुलर सेल्स जो हैं वो इस लेयर के अंदर मौजूद होते हैं। तो म्यूकस मेम्ब्रेन इन जनरल समझ लें कि ये ग्लैंडुलर लेयर है। आगे चूँकि इसकी डिटेल्स आनी है तो वहाँ पे मज़ीद बात हम करेंगे। तो ये जो हमारी सर्फेसेस हैं एक्सपोज्ड हैं, एक स्किन और दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन्स। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन होनी चाहिए ना, तो वो प्रोटेक्शन रखी गई है और इनको बैरियर्स बना दिया गया है। अब ये एक्ट करते हैं एज ए बैरियर। किसके लिए बैरियर करते हैं? माइक्रोबियल इन्वेजन, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ से इन्वेड नहीं कर सकते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इन्वेजन को, उनके एंट्री को रोकने के लिए हमारी स्किन भी मॉडिफाइड है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं इनके पास भी स्पेशलाइज्ड फीचर्स हैं, स्पेशल फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को रोकती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन दोनों ही बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं, और ये बैरियर फिर हर तरह के जो माइक्रोबियल इन्वेजन है उनको रोकने के लिए अपना रोल प्ले करते हैं। चूँकि ये नहीं देखते कि कौन सा, अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, वायरस कौन सा है, डीएनए वायरस है, आरएनए वायरस है, इन्वेलप्ड वायरस है या नॉन इन्वेलप्ड वायरस है, इन जनरल कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, ऑल काइंड ऑफ माइक्रोबियल इन्वेजन, यानी ये नहीं देखते कि किसी खास को रोकना है, जनरल कोई सा भी आ जाए इनका काम है उसको रोकना। इसलिए हम इनको कहते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या कहलाएगी? नॉन स्पेसिफिक डिफेंस कहलाएगी। क्यों नॉन स्पेसिफिक? क्योंकि ये स्पेसिफाई नहीं कर रही कि इसको मैंने रोकना है, इसको जाने देना नहीं। इसकी ट्रेनिंग, इसकी स्पेशलाइजेशन ही इस अंदाज से हुई है कि इसका काम है कि कोई भी जो इन्वेडर है, कोई भी पार्टिकल जो हमारी बॉडी का नहीं है, कोई भी पार्टिकल जो फॉरेन पार्टिकल है, इन्वेडर है, उसको रोकना है, उसको बॉडी में इंटर नहीं होने देना। अब बारी बारी दोनों हम इन बैरियर्स को देखेंगे, स्किन भी, उसके फीचर्स भी, और इस तरह जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं डाइजेस्टिव ट्रैक की और रेस्पिरेटरी ट्रैक की, तो बारी बारी इनका जिक्र होगा। सबसे पहले जो हमारी स्किन है वो, तो स्किन जैसे आगे लिखा हुआ है कि इम्पेनिट्रेटेबल बैरियर है। अगर ये इंटैक्ट है, स्किन अगर रप्चर्ड नहीं है, कहीं ज़ख्म नहीं हुआ, कहीं कट नहीं लगा हुआ, तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते, इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। माइक्रोऑर्गेनिजम्स को तभी मौका मिलेगा स्किन को क्रॉस करने का अगर स्किन कट लगा हुआ है, रप्चर्ड है, ब्रोकन है किसी जगह से। अगर स्किन जो है वो इंटैक्ट है तो फिर इंटैक्ट स्किन को माइक्रोब्स क्रॉस नहीं कर सकते। पहले स्किन के स्ट्रक्चर की बात कर लें, क्योंकि स्किन का जो फंक्शन है एज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो इसके स्ट्रक्चर के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो स्किन आमतौर पे हम ह्यूमन स्किन को दो लेयर्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते होते हैं। अगरचे डायग्राम में एक तीसरी लेयर भी आप देखेंगे जिसमें फैट्स वगैरह होते हैं, लेकिन स्किन को आमतौर पे हम दो लेयर्स में लेते हैं एज अ स्ट्रक्चर, एक एपिडर्मिस और दूसरा
डर्मिस। सबसे पहले एपिडर्मिस और उसका रोल जैसे इसका नेम सजेस्ट करता है, एपी आउटसाइड और डर्मिस डर्म से निकला है जिसका मतलब होता है लेयर। तो एपिडर्मिस यानी ये स्किन की वो लेयर है जो आउटर मोस्ट है, बाहर की तरफ है, जैसे आगे भी वर्ड मौजूद है सुपरफिशियल। तो एपिडर्मिस है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल कहते हैं उस चीज़ को जो सरफेस के ऊपर मौजूद हो, जो बाहर की तरफ हो। और ये मल्टी लेयर्ड है, यानी एक सेल की एक लेयर पे उसके ऊपर और लेयर्स भी हैं, सेल्स की मल्टीपल लेयर है। जैसे नाइन्थ बायो में आपने स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पढ़ा था ना, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हमारी स्किन बनाती है। तो ये स्ट्रेटिफाइड है यानी मल्टी लेयर्ड है। मल्टी लेयर होने का मतलब ही ये है कि ये थिक होगी, क्योंकि एक से ज़्यादा सेल्स की लेयर हैं, थिक है, तो इसका मतलब है इसका रोल जो है वो प्रोटेक्शन में होगा। तो जो एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं वो केराटिनाइज्ड हैं, ठीक है। उनके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस है केराटिन, ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जिन सेल्स के अंदर केराटिन मौजूद है उनको केराटिनाइज सेल्स कहते हैं, या केराटिनोसाइट्स भी बोल देते होते हैं। और ये जो केराटिनाइज सेल्स हैं ये भी एक फीचर है एपिडर्मिस सेल्स का, क्योंकि इस केराटिन होने की वजह से, ये सेल्स के केराटिनाइज होने की वजह से सेल्स जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं, और ड्राई होने से फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। जैसे कि अगला फीचर भी है कि जो आउटर सरफेस है स्किन की, यानी एपिडर्मिस ही की बात हो रही है, वो ड्राई डेड सेल्स हैं। और ये ड्राई डेड सेल्स, ये ऊपर अभी हमने बात की कि केराटिनाइज सेल्स ही डेड और ड्राई सेल्स हैं। और ड्राई और डेड और केराटिनाइज सेल्स होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके ऊपर ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए होता है, वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो चूँकि ये सरफेस जो है हमारी स्किन की, वो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो डेड है, ड्राई है, केराटिनाइज्ड है, तो जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो माइक्रोब्स को मिल नहीं पाते, लिहाजा हमारी स्किन के ऊपर जो माइक्रोब्स हैं वो ग्रो नहीं कर सकते। और यही तो डिफेंस है कि माइक्रोब्स हमारी स्किन के ऊपर अपनी कॉलोनी ना बना ले, वहाँ ग्रो ना कर सकें। तो ये था एपिडर्मिस और उसका रोल। अब डर्मिस की तरफ आते हैं, उसके रोल की बात करते हैं। डर्मिस जो है ये एपिडर्मिस के नीचे मौजूद है, इनर लेयर है, और कंपैरेटिवली थिक है। यानी जो ऊपर हमने बात की एपिडर्मिस, वो भी मल्टी लेयर है, और ये जो डर्मिस है ये भी मल्टी लेयर है। लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो डर्मिस जो है वो ज़्यादा मल्टी लेयर है, यानी ये थिकर है एज़ कम्पेयर टू एपिडर्मिस। और इसके अंदर जो ग्लैंड्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, जहाँ से बालों का आगाज़ होता है, रिसेप्टर्स भी इसमें मौजूद हैं, नर्व सेंसरी नर्व्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, फिर ब्लड वेसल्स भी इसमें मौजूद हैं। ये सारे फीचर्स हैं इसके स्ट्रक्चर के। अब इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसको काबिल बनाते हैं कि डर्मिस भी अपना रोल प्ले कर सके प्रोटेक्शन में, स्पेशली ग्लैंड्स का होना, जिनका अभी नीचे जो है वो जिक्र आने वाला है। जो मेन ग्लैंड्स है उसमें स्पेशियस ग्लैंड्स जो हैं ये ऑयल ग्लैंड्स हैं जो ऑयली सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं हमारी स्किन पे। कुछ लोगों की स्किन ज़्यादा ऑयली होती है तो उनमें स्पेशियस ग्लैंड्स का नंबर और इनकी सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा होती हैं। एक दूसरा इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो है हमारी स्किन में, डर्मिस में, वो स्वेट ग्लैंड्स हैं। तो स्पेशियस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन ग्लैंड्स हैं डर्मिस लेयर के अंदर मौजूद, और इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से इम्यूनिटी के अंदर, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो है वो रोल है। अब बारी बारी देख लेते हैं। अब जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं ये सीबम प्रोड्यूस करते हैं, वो जो ऑयली सिक्रीशन है ना सेबेशियस ग्लैंड से, दैट इज सीबम, आगे लिखा हुआ है कि ये ऑयली सब्सटेंस है। जबकि जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक साल्टी फ्लूइड है जिसके अंदर वाटर है, और वाटर के अंदर साल्ट्स होते हैं जिनमें मेन साल्ट सोडियम क्लोराइड है, NaCl। ये जो है जो इसका स्वेट ग्लैंड का रोल है वो तो कूलिंग इफेक्ट का है, जबकि जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उनका जो रोल है वो प्रोटेक्शन में अभी नीचे आ जाएगा। लेकिन जो स्वेट ग्लैंड्स हैं अगरचे ये बॉडी में कूलिंग सिस्टम के लिए हैं, लेकिन जो इसके अंदर मौजूद NaCl है, सोडियम क्लोराइड, वो जब स्वेट सरफेस के ऊपर आता है तो सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम और क्लोराइड आयन सरफेस के ऊपर आते हैं, जिनकी वजह से भी बैक्टीरिया को ग्रो करने में मुश्किलात पेश आती हैं। बहुत सारे बैक्टीरियल स्पीशीज़ जो हैं वो साल्ट्स के प्रेजेंस में ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन में ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो जो सिक्रीशन है स्वेट ग्लैंड से और सेबेशियस ग्लैंड से, ये स्किन को कवर कर लेती हैं। इन सिक्रीशंस के अंदर नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं।
नेचुरल एंटीबायोटिक्स क्यों कह रहे हैं? एंटीबायोटिक्स इसलिए कि अगेंस्ट बैक्टीरिया उन्होंने काम करना है। नेचुरल इसलिए कि आपकी बॉडी ही से तो प्रोड्यूस होके बाहर आ रही हैं। अब एग्जांपल है उसकी लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है। आप कहोगे कि ये एंटीबायोटिक कैसे हो गई भाई? हमने तो एंटीबायोटिक के बारे में पता नहीं क्या गुमान बना रखा है, सोच रखा है कि पता नहीं कितने बड़े और किस तरह के केमिकल्स होते होंगे। तो छोटे नन्हे मुन्ने से जो केमिकल्स हैं वो भी एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी केमिकल जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगा, ये बैक्टीरिया को किल करेगा, वो बाय डेफिनेशन एंटीबायोटिक्स में आएगा। तो लैक्टिक एसिड है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक लेता है, इस तरह फंजाई की ग्रोथ को भी रोक लेता है। जब फंगल की ग्रोथ को लैक्टिक एसिड रोकेगा तो तब हम इसको लैक्टिक एसिड को कहेंगे एंटी फंगल। तब लैक्टिक एसिड को हम एंटी फंगल बोलेंगे। और जब बैक्टीरिया के अगेंस्ट लैक्टिक एसिड के रोल को देखेंगे तो तब हम कहेंगे कि भाई ये क्या है, ये एंटीबायोटिक के तौर पे रोल प्ले कर रहा है। अब जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये स्किन की डायग्राम है। वैसे तो इस लेवल के ऊपर आती नहीं है फर्स्ट ईयर में कि आपसे कहा जाए कि आप स्किन की जो है वो लेबल डायग्राम बनाएं, लेकिन फिर भी एक जनरल सा रफ सा आइडिया आपको होना चाहिए। अगर चूँकि सिलेबस में मौजूद है तो जो चीज़ सिलेबस में मौजूद है, जो कुछ टेक्स्ट बुक में मौजूद है, अगर पेपर वाला वहाँ से पूछना चाहे तो बना सकता है, पेपर में वो क्वेश्चन बना सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपसे ये कहा जाए बनाए। अगर बना सकते हैं तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बात आगे बढ़ाते हैं। आप कंक्लूड करें अपनी बहस को स्किन से रिलेटेड, तो हम कह सकते हैं कि जो मल्टीपल डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं जिनका ऊपर जिक्र किया हमने कि आउटर लेयर जो एपिडर्मिस है वो डेड ड्राई क्रेटिनाइज सेल्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। फिर जो हमारी डर्मिस है उसके अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन जो है, ये मल्टीपल डिफेंस मैकेनिज्म। अगर स्किन जो है वो अनब्रोकन है, इंटैक्ट है, तो फिर ये ज़बरदस्त किस्म का बैरियर है अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। फिर इंटैक्ट स्किन को, अनब्रोकन स्किन को इन डिफेंस सिस्टम्स के होते हुए, डिफेंस मैकेनिज्म्स के होते हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्किन को क्रॉस करके अंदर आना इंतहाई मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये था स्किन। अब इसके अलावा आगे बात हम बढ़ाएं तो हमने म्यूकस मेम्ब्रेन्स का जिक्र करना है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन एक डाइजेस्टिव ट्रैक की और एक है रेस्पिरेटरी ट्रैक की। फीमेल्स के केस के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी जो है वो पढ़ा जाता है। अगरचे यहाँ फर्स्ट ईयर में यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में बात करते हुए आपकी बुक में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का डिफेंस में रोल नहीं है, यानी उसको जिक्र नहीं किया, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है वो भी एक्सपोज्ड होता है टू द सरफेस, एनवायरमेंटल सरफेस, और वो भी प्रोटेक्टेड है। वहाँ पे भी जो सिक्रीशंस हैं, जो फ्लूइड सिक्रीशंस हैं, वो भी जर्म्स की एंट्री को रोकती हैं। तो ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, पता होना चाहिए इस लेवल पे। अब सबसे पहले एपिथेलियम ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, जैसे ऊपर स्किन की बात की वैसे ही ये भी इम्पेनिट्रेटेबल बैरियर है। जब तक ये इंटैक्ट है, डैमेज नहीं है, तब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको इन्वेड नहीं कर सकते। तो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसको शॉर्ट फॉर्म में GIT हम कह सकते हैं। ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है। जैसे इंट्रो में आपको बताया कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो है वो सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। ग्लैंडुलर सेल्स जो कि सिक्रीशंस सिक्रीट करते रहते हैं, मेन उनके अंदर जो है वो म्यूकस है जो प्रोटेक्ट करती है, और भी सिक्रीशंस होती हैं जिनका भी जिक्र आएगा। तो ये जो सिक्रीशंस हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन की सिक्रीशंस हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं GIT को माइक्रोबियल इन्वेजन से। अब उन सिक्रीशंस का जिक्र हम करें तो चूँकि हम डाइजेस्टिव ट्रैक की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे यहाँ ज़्यादती की है आपकी किताब वाले ने आपके साथ कि स्लाइवा का जिक्र नहीं किया है। जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। तो ओरल कैविटी में जो स्लाइवरी ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है उसके अंदर भी ऐसे सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जो कि आपकी ओरल कैविटी में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। यहाँ पे क्विकली थोड़ा सा बता के फिर आगे बढ़ता हूँ। आपने देखा होगा कि जब हम रात को सो के उठते हैं ना, सुबह उठते हैं तो मुंह से बैड ब्रीथ जो है वो आ रही होती है, स्मेल सी आती है। उसकी वजह यह है कि रात को हमारी जो ओरल कैविटी ना, इसमें जो स्लाइवरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन है, स्लाइवा, वो कम सिक्रीट होता है। तो स्लाइवा कम सिक्रीट होने से जो ओरल कैविटी में मौजूद बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है
और वो कुछ इस तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे बैड ब्रीथ जो है वो काज होती है। लेकिन पूरे दिन में बैड ब्रीथ नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि डे टाइम पे सलाइवा जो है वो अच्छी खासी अमाउंट में सिक्रीट हो रहा होता है ओरल कैविटी में, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को चेक रखता है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप स्लाइवरी ओरल कैविटी में सलाइवा को भी डिस्कस कर सकते हैं। फिर नीचे आए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्रीशन है हमारे स्टमक के अंदर। तो जो ऑक्जेंटिक या प्राइटल सेल्स हैं डाइजेस्टिव, हमारे हमारे जो स्टमक लेयर है, स्टमक लेयर के अंदर ऑक्जेंटिक प्राइटल सेल्स जो हैं, दो एक ही चीज़ के दो नाम है, जो मर्जी आप इस्तेमाल कर लें, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो फूड पहुंचती है हमारे स्टमक में, उस फूड में मौजूद जो बैक्टीरिया हैं उनको किल कर देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें जो ट्रैकिया है और जो ब्रोंकाई हैं, उनमें जो मौजूद सीलियाँ हैं, वो सीलिया भी म्यूकस को ऊपर की तरफ पुश करते रहते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक से भी जो म्यूकस है वो अल्टीमेटली फेरिंग्स, और फेरिंग्स उसको हम स्वेलो कर लेते हैं और वो स्टमक पे पहुंच जाती है। तो उसमें भी जो बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनको भी किल कर देता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में मुख्तलिफ जगह पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। ख़ास तौर पे स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स मौजूद हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह के जो एंजाइम्स हैं जो गैस्ट्रिक जूस में मौजूद हैं, इंटेस्टाइनल जूस में मौजूद हैं, पैंक्रियाटिक जूस में मौजूद हैं, स्पेशली जैसे मैंने जिक्र किया प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इसमें ख़ास तौर पे, और बाकियों का भी रोल है लेकिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ख़ास तौर पे इफ़ेक्टिव है। तो ये बैक्टीरिया जो हमारी फूड में पहुंचे होते हैं उनको किल कर देते हैं, ये एंजाइम्स उनको इनएक्टिवेट करवा देते हैं, उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। तो जस्ट डाइजेस्टिव ट्रैक की एपिथेलियम पे बात हो गई। अब एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये भी इम्पेनिट्रेटेबल बैरियर है जब तक ये इंटैक्ट है। रेस्पिरेटरी ट्रैक का आगाज़ नेज़ल कैविटी में होता है और नेज़ल कैविटी में जो है वो बाल मौजूद हैं। अब उनके फंक्शंस आप 10th में भी पढ़ के आए हो, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जो इंटीरियर पार्ट है नेज़ल कैविटी का, वहाँ पे बाल मौजूद, और जिस हिस्से में बाल मौजूद हैं, हेयर्स मौजूद हैं, उसको जनरली हम वेस्टिब्यूल का नाम देते हैं। तो ये जो वेस्टिब्यूल में मौजूद बाल मौजूद हैं, हेयर्स मौजूद हैं, ये इनहेल्ड एयर में जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, स्पेशली जो लार्ज साइज डस्ट पार्टिकल्स हैं और उसमें जो माइक्रोब्स हैं, उनको रोक लेते हैं, उनको जो है ना उनके लिए एक बैरियर का रोल प्ले कर रहे हैं। यानी यूँ कह लें कि एयर को फिल्टर करते हैं और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको यहाँ पे रोक लेते हैं। फिर म्यूकस, अब म्यूकस जो है वो नेज़ल कैविटी में भी मौजूद है, और जो नीचे रेस्पिरेटरी ट्रैक है हमारा, वहाँ भी म्यूकस जो है वो मौजूद है। और मुख्तलिफ जगह पर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो म्यूकस मौजूद है, म्यूकस चूँकि स्टिकी है तो जो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो स्मॉल साइज़ के जो डस्ट पार्टिकल्स जो बालों से बच जाते हैं वो फिर म्यूकस के साथ स्टिक कर जाते हैं। और हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसका डिज़ाइन भी कुछ इस तरह से है ना कि जब हवा जब चल रही होती है, यानी मूव कर रही होती है, लंग्स की तरफ जा रही होती है, तो वो स्ट्राइक करती है। वो जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक की दीवारें हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक है जो पाइप्स हैं, एयर पाइप्स हैं, उनको जो हवा जा रही होती है वो हिट करती है, कोलाइड करती है, जिससे कि जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स बच चुके होते हैं वो भी स्टिक कर जाते हैं स्टिकी म्यूकस के साथ। तो जो इनर सरफेस है नेज़ल कैविटी की, सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम मौजूद है। यहाँ पे उसने सिर्फ इसी का जिक्र किया, वैसे मैंने आपको बताया कि पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक ही हमारा जो है वो म्यूकस के साथ जो है वो लाइंड होता है। तो ये जो म्यूकस सिक्रीट हुई है, एपिथेलियम ने सिक्रीट की है, म्यूकस ग्लैंड्स ने, म्यूकस सेल्स ने सिक्रीट की है, ये जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स हैं। फाइन डस्ट पार्टिकल्स यानी फाइन का मतलब एक तो आप लेते हो ना अच्छा कि आई एम फाइन, बहुत अच्छा हूँ, वो नहीं है यहाँ पे। फाइन डस्ट पार्टिकल्स का मतलब है स्मॉल साइज पार्टिकल्स जो बालों से बच गए थे और नन्हे मुन्ने से थे, वो नीचे आके म्यूकस उनको आगे जाके ट्रैप कर लेती है, और फिर सीलिया उस म्यूकस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, और वो अल्टीमेटली म्यूकस, जैसे आपको पहले बताया, वो फेरिंग्स, और फेरिंग्स से फिर वो हम उसको स्वेलो कर लेते हैं और स्टमक में चले जाते हैं। और रोल ऑफ सीलिया में यही चीज़ अब नीचे भी लिखी हुई है और बुक वर्क आपको बताएंगे वो। तो जो सीलिया एपिथेलियम वो स्वीप करते हैं
जो ट्रैप्ड फाइन डस्ट पार्टिकल्स उनको स्वीप यानी स्वीप झाड़ू लगाना ऊपर की तरफ उस म्यूकस को पुश करते हैं ताकि वो म्यूकस किधर चले जाए और म्यूकस में जो ट्रैप्ड माइक्रोब्स हैं वो किधर आ जाएं फेरिंग्स, और फेरिंग्स उनको स्वेलो कर लिया जाता है और जैसे ट्रैप में स्टमक और स्टमक में एल के साथ मिलकर उनकी डेथ हो जाएगी, वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे और फिर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको डाइजेस्ट कर देंगे। जो ट्रैकिया और जो एयर पैसेज वे हैं लंग्स के अंदर भी, वहाँ पे भी सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम जो है मौजूद है और जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स ऊपर वाले हिस्से से बच जाते हैं वो नीचे आके पकड़े जाते हैं। तो जैसे आपको बताया कि जो सीलिया मौजूद हैं वो म्यूकस को प्रोपेल करेंगे और जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उस म्यूकस के अंदर जो ट्रैप्ड हैं उनको लैरिंग्स की तरफ जो है पुश करेंगे, लैरिंग्स से फिर फेरिंग्स और फेरिंग्स से उनकी स्वेल्विंग हो जाएगी और वो स्टमक और आगे फिर मैं 2-3 मरतबा बता चुका कि फेरिंग्स में उनके साथ क्या होना है। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट जो है वो डायग्राम की सूरत में हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का है। यहाँ पे म्यूकस लेयर आपको शो की गई है, स्टेम सेल्स इनका काम जो है वो रिपेयरिंग के अंदर मौजूद है। रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसकी रिपेयरिंग में म्यूकस सेल्स जो हैं वो म्यूकस रिलीज करते हैं और जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है उसमें जो कि सिलिया हैं जो प्रोपेल करते हैं। और यहाँ पे दिखाया गया कि मूवमेंट ऑफ म्यूकस जो हो रही है वो टू फेरिंग्स हो रही है क्योंकि यहाँ ऊपर की तरफ लैरिंग्स और फेरिंग्स और नीचे से सिलिया उस म्यूकस को प्रोपेल करते जा रहे हैं, पुश करते जा रहे हैं ताकि वो लैरिंग्स से फिर फेरिंग्स और फेरिंग्स में स्टमक में पहुंचे। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी। इसमें कोई क्वेश्चन क्वेरी को कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि भी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह वो भी नॉन स्पेसिफिक है इन नेचर, उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।